एवरीवन, जैसा कि मैं आपको इस वाली बुक BHDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, ये मैं आपको इसकी फुल बुक सीरीज़ करा चुकी हूँ। चैप्टर वाइज मैंने आपको करा रखा है। 2 मंथ्स पहले ही मैंने सारी अपलोड कर रखी है वीडियो चैनल पे, तो उनको भी आप देख सकते हो। बट इस वाली वीडियो में मैं आज आपको फुल बुक रिवीजन कराने वाली हूँ। ये हमारी क्विक रिवीजन रहेगी एग्ज़ाम के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा इसका एग्ज़ाम 5 जनवरी को है। तो इसलिए मैं आज इस वाली वीडियो में आपको इस वाली बुक की फुल रिवीजन कराने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा बहुत इस बुक के बारे में। इसमें टोटल 2 खंड हैं, जिसमें फर्स्ट खंड हमारा ये है भाषा और संप्रेषण कौशल, जिसमें टोटल ये हमारी यूनिट नंबर 6 तक रहेंगी, इकाई 6 तक रहेंगी। इसके बाद हमारा खंड नंबर 2 है, जिसमें हमारी टोटल इकाई 12 तक रहेंगी। और हमारे इस खंड का क्या नाम है? लिखित संप्रेषण। तो ये हमारे 2 खंड रहेंगे इस वाली बुक में। टोटल हमारे इसमें 12 चैप्टर्स है, मतलब 12 इकाइयाँ हैं। इसके अलावा ये वाला जो एग्ज़ाम हमारा आएगा, हमारा ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा। मतलब हमारा ये जो पेपर होगा, ये पूरा 100 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस वाले की फुल बुक सीरीज़। ये देखिए, ये हमारी इकाई नंबर 1 है, संप्रेषण के मूल तत्व। सबसे पहले है संप्रेषण, कि संप्रेषण होता क्या है। आप सबको पता है संप्रेषण क्या होता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जब तथ्यों, विचारों, सोच और सूचनाओं का जो मौखिक, लिखित या फिर संकेतों के माध्यम से जो आदान प्रदान होता है, वही हमारा संप्रेषण होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश का होना अति आवश्यक होता है, जिसमें संदेश एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक पहुंचाया जाता है। ये वाली बुक हमारी इजी है। यदि एक बार आप ध्यान से पढ़ लोगे तो अच्छे से आप इसको एग्ज़ाम में कर पाओगे। यहाँ पे संप्रेषण के 2 पक्षों के बारे में बात की गई है, कि संप्रेषण प्रक्रिया के यहाँ पे 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है प्रेषक, मतलब संदेश भेजने वाला, मतलब सेंडर, और एक होता है प्राप्तकर्ता, मतलब कि प्राप्त करने वाला। देखिए, संदेश भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं और संदेश प्राप्त करने वाले को प्राप्तकर्ता कहते हैं। तो हम बात करें संप्रेषण के विविध रूप की, तो इसके यहाँ पे 3 रूप बताए गए हैं: मौखिक संप्रेषण, आंगिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण की बात करें तो आपको पता है कि जब हम बोलकर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वही हमारा मौखिक संप्रेषण होता है। जब हम बात करें आंगिक संप्रेषण की, तो इसमें मतलब ये हमारा आंगिक मतलब जिसमें हम अपनी बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, हम अपने एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे आँखों से मतलब कुछ कहना है तो मतलब आँखों से मना कर देना, इस टाइप से। तो मतलब ये हमारा आंगिक संप्रेषण में आ जाएगा। और लास्ट है लिखित संप्रेषण। क्या होता है? वही आपकी रिटर्न फॉर्म में, जब हम जैसे लेटर भेज रहे हैं किसी को हम लिख के, तो मतलब वो हमारा रिटर्न फॉर्म में हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस हो जाएगी। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। यदि हम किसी भी प्रकार का लेखन कर रहे हैं तो उसके लिए हमको 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए: क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। इन 5 चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे संचार माध्यम के बारे में बता रखा है कि संचार माध्यम यहाँ पे कौन कौन से होते हैं। जो संचार माध्यम होता है वो संप्रेषण का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। इनमें रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, फिल्म, वीडियो, समाचार पत्र, होल्डिंग, इंटरनेट, मतलब जो भी श्रव्यदर्श है या फिर श्रव्यदर्शी माध्यम आते हैं, वो सभी हमारे संचार के माध्यम होते हैं। जैसे सड़क के किनारे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो अपने होर्डिंग्स या फिर समाचार पत्रों में छपे विज्ञापन या फिर खतरों संबंधित सूचनाएं, यातायात संकेत जो भी होते हैं, टेलीफोन पर होने वाली बातचीत भी संप्रेषण के ही रूप हैं। तो यहाँ पे बता रखे कि संचार माध्यम कौन कौन से होते हैं या फिर संचार के कौन कौन से रूप होते हैं। इसके बाद है संप्रेषण का प्रयोजन या फिर संप्रेषण के कार्य, कि हमको संप्रेषण की हमको क्या नीड पड़ती है। तो फर्स्ट है हमको व्यक्तिगत ज़रूरत होती है। यदि हमको किसी से कोई बात करनी है, हमको कोई नीड है किसी से बात करने की, तो उसके लिए हम मतलब हमारी पर्सनल नीड है, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संबंध,
मतलब हमारे पर्सनल रिलेशन है किसी के साथ, तो हमको उससे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, हमको उससे बात करनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे नीड है संप्रेषण की। और थर्ड, सूचना। यदि हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम कम्युनिकेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे, क्योंकि यदि हम बात करके उससे पूछेंगे नहीं तो हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये भी यूज़ है संप्रेषण का। जैसे आपस में बातचीत के लिए भी हमको संप्रेषण की आवश्यकता होती है। और किसी से हमको कुछ आग्रह कर रहे हैं, हम किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको संप्रेषण की नीड होगी। और मनोरंजन के लिए तो आपको पता ही है, यदि हमको मनोरंजन मतलब हम बोर हो रहे हैं तो हम रेडियो देखेंगे, टेलीविज़न देखेंगे, फिल्म देखेंगे, वीडियो देखेंगे। तो मतलब ये सब भी तो संप्रेषण के ही माध्यम है ना। तो मतलब इस प्रकार यहाँ पे ये हमने देखा संप्रेषण के कार्य क्या क्या होते हैं। ये यहाँ पे संप्रेषण की प्रक्रिया आपको पता ही है क्या होती है। जैसे प्रेषक से मतलब भेजने वाले से कोई संदेश होता हुआ प्राप्तकर्ता तक पहुँच जाता है, तो वही हमारा संप्रेषण होता है। यदि हम देखें तो संप्रेषण के 3 भाग होते हैं: प्रेषक, भेजने वाला, संदेश और प्राप्तकर्ता। देखो इसको यहाँ पे एक उदाहरण से समझा रखा है। पत्र इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। आप अपने भाई को पत्र लिखते हैं, आप क्या हुए? प्रेषक हुए, मतलब कि आप सेंडर हुए। आप पत्र में कुछ लिखते हैं, यह संदेश हुआ। यह पत्र आपके भाई तक पहुंचता है, भाई उस पत्र को पढ़ता है। आपका भाई उसका क्या है? प्राप्त करता है, मतलब आपका भाई उसका क्या है? रिसीवर है। तो ये सब क्या हुआ? ये पूरा संप्रेषण प्रक्रिया हो गई है। यहाँ पे देखिए संप्रेषण की प्रक्रिया समझा रखी है कि संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है। इसको देख लेना कि स्रोत होता है, उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को भेजते हैं और प्राप्तकर्ता तक वो पहुँच जाती है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए संप्रेषण प्रक्रिया के यहाँ पे 9 तत्व बता रखे हैं कि कौन कौन से इसके एलिमेंट्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के। तो फर्स्ट है स्रोत, मतलब किस क्या स्रोत है, मतलब किसके थ्रू हम भेजेंगे। वक्ता क्षमता, मतलब जो भेजने वाला है, जो बोलने वाला, उसकी क्षमता कितनी है। संदेश क्या है, किस मीडियम से भेज रहे हैं हम। प्राप्तकर्ता कौन है, संदेश की प्राप्ति हुई नहीं हुई और उसका रिस्पॉन्स क्या रहा, और उससे रिलेटेड मतलब संदर्भ में क्या है, और जिन मिला दृष्टिकोण। ये यहाँ पे संप्रेषण प्रक्रिया टोटल यहाँ पे हमको 9 तत्व बता रखे हैं, तो इनको आप देख लेना। नेक्स्ट है सफल संप्रेषण क्या होता है। सफल संप्रेषण में वक्ता द्वारा प्रेषित संवाद, यदि मतलब जो वक्ता कहना चाहता है, जो प्रेषक कहना चाहता है, जो सेंडर कहना चाहता है, यदि वो एज इट इज़ फॉर्म में रिसीवर तक पहुंच जाता है, तो मतलब कि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया है, हमारा संप्रेषण सक्सेसफुल हो गया है। नेक्स्ट है सफल संप्रेषक के अवरोध की क्या क्या यहाँ पे बैरियर्स आते हैं, क्या क्या यहाँ पे मुसीबत आती है संप्रेषण प्रक्रिया में। पहला, गलत संदेश। यदि हमने इन्फॉर्मेशन ही गलत भेज दी है तो मतलब कम्युनिकेशन हमारा सक्सेसफुल नहीं रहेगा। तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको हमेशा संदेश ठीक भेजना चाहिए। नंबर 2 क्या है, गलत शब्दों का चुनाव यदि हमने कर लिया है तो ये भी एक अवरोध रहेगा। सुनना और समझना, मतलब कहने वाले ने कहा कुछ और जो रिसीवर है उसने उसको समझ लिया कुछ और, मतलब ये भी वो एक अवरोध हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, भाव भंगिमा, मतलब कि जो सेंडर है वो कोई इमोशनल मतलब बात भेज रहा है, कोई सैडनेस वाली बात भेज रहा है और वो भी हंस के भेज रहा है, मतलब एक टाइप से यदि हम कहें तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ एक यहाँ पे अवरोध हो जाएगी कि मतलब वो सैड बात को भी खुश होके बता रहा है, तो ये यहाँ पे एक मतलब अवरोध हो जाएगा। तो बोलने का ढंग, जो सेंडर है उसको अपने बोलने का एक अच्छा ढंग अपनाना चाहिए, एक उसका अच्छा मतलब वे अपनाना चाहिए स्पीकिंग के लिए। सब भाषा का ज्ञान होना चाहिए जो हमारा सेंडर होता है उसको, यदि वो नहीं होगा तो एक बैरियर आ जाएगा हमारे कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे मतलब हमारे बैरियर्स थे जो मैंने आपको बताए, ये सफल संप्रेषण के अवरोधक जो भी थे मैंने आपको ये बताए हैं अभी। तो वो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि किस नाम से है, उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाषा वह माध्यम है जिसने मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाया है और समाजीकरण भाषा के द्वारा ही हमारा पॉसिबल हो सका है। और भाषा का प्रयोग करके ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और यही आदान प्रदान हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा संप्रेषण कहलाता है। यदि हम देखें कि जो उच्चरित भाषा होती है कि उसकी प्रकृति क्या होती है, तो उसका नेचर क्या होता है। बोलकर अपनी बातें हम उच्चरित भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। उच्चरित रूप के माध्यम से संप्रेषण के लिए यह जरूरी है कि सुनने वाला सामने हो, मतलब कि जो हम कह रहे हैं
यदि कोई रिसीवर ही नहीं है, कोई श्रोता ही नहीं है, तो मतलब हमारे कम्युनिकेशन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, हमारे बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मतलब ज़रूरी है कि सुन एक सेंडर हो, एक रिसीवर हो। उच्चरित भाषा के विविध रूप समाज में प्रचलित होते हैं, जैसे हिंदी भाषा और उसकी बोलियाँ, और इन बोलियों को बोलने वालों का उच्चरित रूप एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे कि मतलब हिंदी भाषा है, उसकी बहुत सारी बोलियाँ हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राजस्थान वाले भी हिंदी बोलते हैं, बट उनकी बोलियाँ अलग हैं। जैसे हरियाणा वाले भी बोलियाँ बोलते हों, तो उनकी भी भाषा वहाँ पे, तो मतलब हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा हर स्टेट वाइज, हर मतलब एरिया वाइज। उच्चरित भाषा को परंपरागत रूप में वाक या स्पीच नाम भी दिया जाता है। ये ध्यान रखना कि उच्चरित भाषा को वाक या स्पीच नाम भी दिया जाता है। तो ये हमारी होगी उच्चरित भाषा की प्रकृति। अपन देखते हैं हमारी लिखित भाषा की प्रकृति। लिखित भाषा सृजनात्मक साहित्य का माध्यम होती है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम अपने साहित्य को हम रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं। लेखन ने इस सभ्यता को संभव बनाया है, लेकिन लेखन को कम महत्व देकर मात्र वाक को ही महत्व देना भी गलत होगा। भाषा का लिखित रूप हमारी सभ्यता का ही परिणाम है। बोलचाल की भाषा की तुलना में लिखित भाषा अधिक व्यवस्थित और व्याकरणिक नियमों से बंधी हुई दिखाई देती है, इसलिए यह उच्चरित भाषा की तुलना में अधिक मानक होती है। तो जो हमारी लिखित भाषा होती है वो ज़्यादा मानक होती है। देखिए उच्चरित और लिखित भाषा के भेद। ये बात करें तो लिखित भाषा और उच्चरित भाषा के भेदों में दोनों की स्वरूप संरचना को लेकर बात कही गई है। बोलचाल की भाषा या उच्चरित भाषा के ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। जो उच्चरित भाषा है, ये बोलचाल की भाषा, उसमें हम ध्वनि हम यूनिट्स का यूज़ करते हैं, साउंड्स यूनिट्स का। जबकि लिखित भाषा में हम ग्राफिक्स इकाइयों का प्रयोग करते हैं। लिखित और उच्चरित दोनों ही संदेशों में संप्रेषण की यह व्यवस्था कार्य करती है, जिसमें 6 उपादानों की आवश्यकता पड़ती है। क्या? वक्ता मतलब सेंडर, श्रोता रिसीवर, संदर्भ मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ भेजी जा रही है, संदेश क्या है, कोड क्या है और सरणी क्या है। तो यहाँ पे ये 6 उपादान हैं जो हमको ध्यान रखने होंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्या है? उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताएं, कि क्या इसकी मतलब इम्पोर्टेंस होती है, क्या इसकी क्वालिटीज़ होती हैं, वो चीज़ आएंगी। लिखित भाषा अपनी प्रकृति में स्थायी होती है, जबकि उच्चरित भाषा अस्थायी होती है। जो लिखित भाषा होती है वो मतलब कॉन्स्टेंट है, जो हमने लिख दिया तो मतलब लिख दिया। बट जो उच्चरित भाषा, जो हम बोलचाल की भाषा है, वो अस्थायी होती है। मतलब इंसान कहने के बाद भी मना कर देते हैं, मतलब वो चीज़ तो कांस्टेंट नहीं हुई ना, अस्थायी हो गई ना वो, इसलिए। सेकंड क्या है? लिखित संप्रेषण का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि उच्चरित संप्रेषण का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। लिखित भाषा वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, अनुच्छेद आदि विभिन्न विराम चिन्हों और एक निश्चित विन्यास द्वारा स्पष्टता के साथ बंधी हुई होती है। जो बोलचाल की भाषा होती है उसमें जटिलता व कसाव नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? लिखित भाषा की संरचना में हमें हमेशा एक क्रमबद्धता दिखाई देती है, परंतु बोलचाल की भाषा में इस क्रम का परिवर्तन भी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उच्चरित भाषा के कुछ कार्य बता रखे हैं कि उच्चरित भाषा के क्या कार्य होते हैं, इनको आप देख लेना। तो यहाँ पे लिखित भाषा के कुछ यहाँ पे कार्य बताए गए हैं। ये जो टॉपिक ये हो जाएगा आराम से। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखने की है कि लिखित भाषा पर उच्चरित भाषा का क्या प्रभाव होता है। तो फर्स्ट, वर्णात्मक शब्दों या पदबंधों का प्रयोग। मतलब जब हम उच्चरित करते हैं तो मतलब लिखित भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है उच्चरित भाषा का, कि यहाँ पे पदबंधों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम। हमारी वर्तनी में मतलब जो स्पेलिंग्स होते हैं उसमें भी यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखने का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और हमको स्पेस छोड़ के हमको लिखना चाहिए। वर्णों एवं शब्दों की हमको पुनरावृत्ति मतलब हमको रिपीटेशन भी यहाँ पे इफेक्ट डालती है अपना उच्चरित भाषा पर। तो ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट हम लगते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। ये देखिए चैप्टर नंबर 3 हमारा आंगिक भाषा और संप्रेषण के नाम से। सबको पता है संप्रेषण के 2 रूप होते हैं। मौखिक को हम उच्चरित भी बोल सकते हैं, और दूसरा हमारा आंगिक संप्रेषण। यदि हम आंगिक भाषा की बात करें तो आंगिक संप्रेषण क्या होता है पहले हम इसे जान लेते हैं।
जिसमें हम हाव भावों को या फिर शारीरिक चेष्टाओं का इस शरीर में उत्पन्न विकारों के मनोभावों को समझा जा सकता है, और इसी को हम क्या कहेंगे, आंगिक संप्रेषण कहेंगे। और इस प्रकार आंगिक संप्रेषण के यहाँ पे दो रूप बता रखे हैं, हाव भाव या आंगिक चेष्टाएं या आंगिक भाषा। ये दोनों रूप हो गए किसके, आंगिक संप्रेषण के। अब सबको पता है हाव भाव क्या होते हैं, हमारे जेस्चर्स। जैसे कि हाव भाव को ही हम आंगिक चेष्टाएं बोलते हैं, जो कि हमारे मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ सह संप्रेषण के रूप में भी व्यक्त होती है। जैसे चुप रहने के लिए यदि हम होठों पर उंगली रखते हैं तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हम ये कहना चाहते हैं कि चुप हो जाओ, आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारे होठों से, मतलब तो मतलब इस टाइप से यहाँ पे ये हाव भाव यूज़ किया गया है। ये हम जेस्चर्स यूज़ किए, बजाय कि हम मतलब हमने बोला नहीं कुछ भी, बट हमने अपने हाव भाव से मतलब उनको कम्युनिकेट कर दिया है कि हाँ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ। तो मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन तो हो गया है, बट यहाँ पे हमने मौखिक हमने यूज़ नहीं किया है, बट हमने यहाँ पे हाव भाव या हमने आंगिक संप्रेषण को हमने यूज़ किया है। यहाँ पे हाव भाव की कुछ सामाजिक सापेक्षता बता रखी है, जो कि जैसे जो हाव भाव होते हैं वो कुछ हद तक मतलब यूनिवर्सल होते हैं। जैसे हाँ के लिए सिर हिलाना, लेकिन इसमें मतलब हमारे सामाजिक स्तर पर कुछ इसमें कुछ विविधताएं पाई जाती है, कुछ हमको यहाँ पे डाइवर्सिटी मिलती है देखने को। जैसे जो उत्तर भारतीय व्यक्ति होते हैं वो ना करने के लिए दाएं से बाएं सिर हिलाते हैं, और हाँ करने के लिए ऊपर से नीचे सिर हिलाते हैं। जबकि जो दक्षिण भारत के लोग हैं ना का संकेत तो वो सेम ही करते हैं, मतलब दाएं से बाएं करते हैं, बट हाँ के लिए संकेत उनका भिन्न होता है। वे जबड़े को घड़ी के पेंडुलम की तरह एक दिशा दूसरी दिशा में घुमाते हैं। अलग अलग संस्कृतियों में एक ही संकेत अलग अलग अर्थ देता है। इस प्रकार हाव भाव में सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर अर्थ विभेद होता है, मतलब यहाँ पे मतलब डिफरेंस होता है सोशल लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। यहाँ पे भी देखो हाव भाव के कुछ प्रकार या कुछ कार्य बता रखे हैं कि हाव भाव मतलब किस टाइप से हमारी हेल्प करता है, इनका देख लेना, ये इजी टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट देखिए हाव भाव और भाषा में उसका स्थान। जिस तरह हम किसी भी मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, तो मतलब उसी प्रकार हम हाव भाव को अभिव्यक्ति का रूप मानकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे हाथ मलने से पछताने का भाव व्यक्त होता है, मतलब कि जो हमारे जेस्चर्स हाव भाव है, हमारा आंगिक भाषा है, मतलब वो भी हमारा मतलब लैंग्वेज में अपना एक स्थान रखती है, अपना प्लेस रखती है। मतलब हाथ मलने का मतलब ये तो नहीं होता मतलब कि हाथों को मसलते रहो, नहीं, मतलब क्या है कि पछताने का भाव, तो मतलब ये इसका यूज़ हो गया भाषा में। नेक्स्ट हमारी आंगिक भाषा कि आंगिक भाषा क्या होती है। आंगिक भाषा मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज। आंगिक भाषा का ये आंगिक संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या आंगिक भाषा मनोभावों को शब्दों के साथ साथ शारीरिक चेष्टाओं से भी व्यक्त किया जाता है। जैसे अधिक क्रोध की स्थिति में आंखें लाल हो जाना, ऐसी स्थिति में हम बिना भाषिक अभिव्यक्ति के ही मनोभावों को समझ जाते हैं। मतलब कि यदि आपको लग रहा है कि हाँ मतलब जो हम पर्सन हमारे सामने उसकी आंखें लाल हो रखी, तो इट मीन्स क्या है कि उसको गुस्सा आया हुआ है, मतलब उसने कुछ बोला नहीं बट आप फिर भी समझ गए उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, मतलब यही होती है हमारी आंगिक भाषा। यहाँ पे बता रखा है कि जैसे हाव भाव और आंगिक भाषा में कुछ अंतर होता है। जो हाव भाव होते हैं वो समाज सापेक्ष होने के साथ साथ व्यक्ति के लिए इनका उपयोग इच्छित भी होता है, मतलब हम चाहें तो हम मतलब यूज़ करें इनको जेस्चर्स को। बट जो आंगिक भाषा होती है, जो मतलब हमारे आंगिक भाषा जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो यूनिवर्सल होती है, और मतलब उसको हम इजीली हम उसको यूज़ करते ही करते हैं। आंगिक भाषा के यदि हम रूप देखें तो इसमें फर्स्ट है शारीरिक प्रतिक्रियाएं, उसको हम रिफ्लेक्सेस बोलेंगे। सेकंड है श्रोता के संदर्भ में वक्ता की स्थिति। यहाँ पे 2 इसके टाइप्स बता रखे हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं शारीरिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं या रिफ्लेक्सेस क्या होती हैं। शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मनोभावों की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। इसे संचारी भाव भी कहा जाता है। जैसे गुस्से में आंखें लाल हो जाना और लाज में चेहरा लाल हो जाना, मतलब इस टाइप से ये हमको बता रखा है कि शारीरिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। नेक्स्ट है शारीरिक स्थितियाँ या श्रोता के संदर्भ में वक्ता की स्थिति। आंगिक भाषा में वक्ता और श्रोता दोनों के मनोभाव को एक दूसरे से के प्रति उनके आकर्षण विकर्षण के संदर्भ में समझा जा सकता है। इसमें घनिष्ठ संबंध वाले लोग एक दूसरे से स्पर्श करके बात करते हैं, जबकि अपरिचित एक दूसरे से संकोच करते हुए और दूरी बनाकर बात करते हैं। मतलब ये हमारी फिजिकल मतलब हमारी कंडीशंस हैं। यदि हम किसी को जानते हैं तो हम उससे एज ए फ्रेंडली बात करेंगे,
और यदि हम किसी को नहीं जानते, हम क्या कोई हमारे लिए अपरिचित है, तो मतलब हम उससे थोड़ा दूरी बना के बात करेंगे ना। तो मतलब ये हमारी क्या है, ये हमारी शारीरिक स्थितियाँ हैं। बात करें तो हम आंगिक भाषा की स्थितियों की, तो जैसे क्षेत्र क्या है उसका, अंदाज, उन्मुख होना, मुखाकृति। इसके बाद ये देखिए आंगिक भाषा और संप्रेषण। आंगिक भाषा हाव भाव, जेस्चर्स, और आंगिक भाषा हमारी बॉडी लैंग्वेज द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो आंगिक संप्रेषण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, जेस्चर्स के द्वारा और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। दोनों में प्रकार की दृष्टि से विभेद या पृथक्करण नहीं है। मौखिक भाषा के साथ दोनों रूपों का सहज रूप से प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी को नमस्कार करने के लिए दोनों हाथ जोड़े जाते हैं। मतलब यहाँ पे मौखिक भाषा के साथ साथ हम दोनों रूपों को भी हम एक साथ प्रयोग में ला सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब हम यदि हाव दिखा रहे हैं और हम आंगिक भाषा का हम यूज़ ना करें, नहीं, मतलब हम दोनों चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं अपने संप्रेषण प्रोसेस में। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ये हमारा चैप्टर नंबर 4, संप्रेषण के विविध रूप। ये यहाँ पे मैंने अभी रात को ही PDF बनाई है, तो ये मेरे लिए मतलब यहाँ पे शेडो आ रही थी इस वाले की, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़ आप इसको। आप सबको पता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया हम सबके लिए ज़रूरी है, और संप्रेषण के अनेक माध्यम होते हैं। यदि हम संप्रेषण के विविध रूपों का परिचय दें तो इसमें फर्स्ट अनेक रूप दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट हमारा साक्षात्कार, इंटरव्यू, आप सबको पता है। सेकंड है संवाद, और थर्ड है सामाजिक आदान प्रदान के प्रकार। तो फर्स्ट आपको पता है कि इंटरव्यू क्या होता है। साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान होता है, जिसमें एक इंटरव्यू लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है, और इसमें मौखिक विचार विमर्श किया जाता है। तो हम बात करें तो सामान्य साक्षात्कार के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके 5 सिद्धांत होते हैं। इसमें फर्स्ट है औपचारिक संप्रेषण। मतलब ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है हमारा। यह औपचारिक होता है, मतलब फॉर्मल होता है। इसमें बंधामदाय ढांचा होता है, मतलब प्रश्न और उत्तर देने वाले व्यक्ति किसी खास विषय पर बातचीत करते हैं, मतलब पहले से प्री प्लान होता है ये। सेकंड है 2 पक्षों का शामिल होना। साक्षात्कार में आपको पता है कि 2 पक्ष होना जरूरी है, प्रश्न पूछने वाला और उत्तर देने वाला। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, परस्पर संवाद। मतलब जब हम इंटरव्यू होता है तो मतलब आपस में 2 पक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे से शाब्दिक और आंगिक भाषा का यूज़ करके वो बातचीत करते हैं, आदान प्रदान करते हैं विचारों का। नेक्स्ट है गंभीर विषय। मतलब जो टॉपिक है, जो विषय है, उसको लेकर सीरियस होना भी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि किसी भी टॉपिक का यूज़ कर सकते हैं, जैसे साहित्य का, मतलब खेलकूद का, संस्कृति का, चुनाव का, मतलब कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। मतलब जो साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना और लोगों के विचारों को जानना, ये हमारे इंटरव्यू का मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर शैली। मतलब जो हमारा इंटरव्यू होता है उसमें क्वेश्चनिंग मतलब टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, मतलब इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। नेक्स्ट है नौकरियों के लिए साक्षात्कार। जो हमारा साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, उसका दायरा बहुत ही व्यापक होता है। जैसे कि हम बात करते हैं इंटरव्यू की, तो मतलब बात आती है हमारे माइंड में क्या वर्ड स्ट्रक्ट करता है, मतलब जॉब के लिए इंटरव्यू। मतलब यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे नौकरियों के लिए साक्षात्कार के यहाँ पे अनेक रूप बता रखे हैं। जैसे देखिए फर्स्ट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार, व्यावसायिक सेवाओं के लिए साक्षात्कार, अध्यापक आदि की नियुक्ति के लिए होने वाला साक्षात्कार। यहाँ पे देखिए यहाँ पे साक्षात्कार के अन्य रूप भी बता रखे हैं। जैसे विशिष्ट व्यक्तियों के से साक्षात्कार, जैसे कि मतलब कि जैसे खान सर का इंटरव्यू ले लिया, या फिर मतलब जो हमारे PM है उनका इंटरव्यू ले लिया। इसके अलावा यदि हमारे तो साधारण व्यक्तियों से इंटरव्यू ले लिया उनका। उसके अलावा सामाजिक प्रयोजन के लिए लिया गया साक्षात्कार, इस टाइप से होता है। सेकंड हमारा संवाद क्या होता है। संवाद भी संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम होता है। ये मैंने इसका थोड़ा डीपली मीनिंग बता रखा है, तो इसका आप देख लेना। वार्तालाप या बातचीत हम इसको बोल सकते हैं। यदि हम बात करें तो ये संवाद के मतलब टाइप्स हैं।
कैसे जैसे दो देशों के बीच में हो सकता है। साहित्य व कला संस्कृति के टॉपिक पे हो सकता है। साहित्य की रचना व फिल्म नाटक आदि के संवाद भी होते हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी संवाद का यूज किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर के भी संवाद होते हैं। थर्ड है सामाजिक आदान प्रदान, बताइए है। जब हम बातचीत का यूज करके हम अपना संवाद करते हैं तो वही हमारा सामाजिक आदान प्रदान होता है हमारे विचारों का। ये हमारा इजी टॉपिक है तो इसको आप देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे मानव जीवन को में सामाजिक आदान प्रदान के रूप भी यहाँ पे बता रखे हैं। जैसे सामान्य शिष्टाचारों का आदान प्रदान करना, सामाजिक सांस्कृतिक रस्मों व त्योहारों का आदान प्रदान, क्षेत्रों प्रांतों के बीच आदान प्रदान, व्यावसायिक क्षेत्रों में आदान प्रदान। तो एट लास्ट हमारा अगला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। हम करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ये हमारा चैप्टर नंबर 5, भाषा कला के विभिन्न पक्ष। सबको पता है कि भाषा कैसा साधन है जिसके थ्रू हम अपने विचार व अनुभूतियों को एक दूसरे तक भेजते हैं। तो वही हमारी भाषा होती है। भाषा जो है वो संप्रेषण का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसके थ्रू ही हम अपने बातों का या अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भाषा नहीं होगी तो हम अपनी बात किसी को बताएंगे कैसे। नेक्स्ट है भाषा के विभिन्न रूप। कि भाषा के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे लिखित भाषा, मौखिक भाषा और आंगिक भाषा। सबसे पहले बात करते हैं लिखित भाषा। आपको सबको पता है कौन सी होती है लिखित भाषा। तो यहाँ पे लिखित भाषा के 3 रूप बताए गए हैं, गुण बताए गए हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। प्रसाद क्या होता है? प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता, मतलब कि हैप्पीनेस। सरल, सहज व भाव व्यंजक शब्दावली का प्रयोग होने पर गुण होता है। मतलब जो ये गुण होता है वो कब आएगा? जब जो कीवर्ड्स या जो शब्दावली यूज की गई है जो सरल होगी, सहज होगी, बहुत ईजी होगी रीडर के लिए। तो मतलब जब वहाँ पे प्रसाद गुण हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकंड है ओज। ओज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तेजस्विता। मतलब साहित्य के में जिस शब्दावली को पढ़ने से मन में उत्साह, उत्तेजना या ओजस्विता उत्पन्न हो तो उसे ओज गुण कहते हैं। मतलब जिसको पढ़ के मन में उत्साह या मतलब जोश अपने देश के लिए या अपने किसी मतलब हमारे टारगेट को लेके आ जाए हमारे मन में, तो वही हमारा होता है हमारा ओज का गुण। नेक्स्ट है माधुर्य। माधुर्य का होता है मिठास। मतलब माधुर्य रचना जो होती है वो मन में आनंद का भाव उत्पन्न करके पाठक के मन को द्रवित कर देती है। तो मतलब ये मैंने आपको लिखित भाषा बता दी है। अब हम देखते हैं हमारी मौखिक भाषा। आप सबको पता है मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वही जो हम बोल कर करते हैं। 2 रूप होते हैं, स्थाई और अस्थाई, या सूक्ष्म या फिर स्थूल। जो स्थाई रूप होता है, जो स्थाई रूप भाषा एवं बोली कहलाता है। भाषा की सत्ता सूक्ष्म और भावपरक है, और जो भाषा होती है वो स्थाई होती है। किसमें? स्थाई वाले या फिर सूक्ष्म वाले रूप में। क्योंकि यदि हम अस्थाई की बात करते हैं तो अस्थाई रूप होता है जो वाक होती है या स्पीच होती है उसको वाणी कहते हैं। और वाणी की सत्ता स्थूल होती है और भौतिक होती है। जो स्पीच होता है वो अस्थाई होता है। यहाँ पर डिफरेंस भी बता रखा है इन दोनों में, तो इसको आप देख लेना एक बार अच्छे से। थर्ड है आंगिक भाषा। मैंने आपको बताया था अभी, बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण पक्ष है ये आंगिक संप्रेषण का। इसके थ्रू मतलब हम अधिक क्रोध की स्थिति में आंखें लाल हो जाना वो करते हैं। भाषा के उपयोग बता रखे हैं यहाँ पे। सूचित करना, आग्रह करना, मनोरंजन करना, संबंध विच्छेद करना, पूरक के रूप में कार्य करना या छिपाना, ये यहाँ पे यूजेस हैं लैंग्वेज के। इसके देखिए यहाँ पे भाषा का व्यवहारिक पक्ष बता रखा है यहाँ पे कि भाषा व्यवहार के 6 रूप होते हैं। कि भाषा का उपयोग कौन कर रहा है, भाषा का उपयोग किससे कर रहे हैं, उसकी स्थिति क्या है, क्या कहा जा रहा है या टॉपिक क्या है, कहने का उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। नेक्स्ट है कहने सुनने वाले की स्थिति क्या है। मतलब जो सेंडर है, जो बोलने वाला है, उसकी स्थिति क्या है, और कहने सुनने के लिए दोनों के पास कितना समय, मतलब टाइमिंग क्या है। मतलब ये भाषा के यहाँ पे व्यवहारिक पक्ष बता रखे हैं, टोटल 6, इनको आप देख लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट मतलब वक्ता। वक्ता क्या होता है आप सबको पता है, बोलने वाला वो वक्ता होता है। श्रोता वही सुनने वाला। कथन मतलब जो हम
बातचीत का मतलब जो हमारा टॉपिक होता है वही हमारा कथन में आ जाएगा। उद्देश्य क्या है मतलब संप्रेषण का, ये हमारा उसमें आ जाएगा। इसको आप पढ़ लेना, इजी है ये बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इसको बता नहीं रही हूँ, इजी टॉपिक है ये। नेक्स्ट देखिए, स्थिति क्या है, मतलब जो मतलब कि जो हम भाषा के व्यवहार की बात करें तो हम ये मतलब जो कहने सुनने वाले हैं, जो वक्ता है और जो मतलब प्राप्त करता है, सेंडर और रिसीवर की मतलब स्थिति क्या, उनकी कंडीशन क्या है, किस किस कंडीशन में वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे उसके लिए मतलब कुछ स्थितियाँ बता रखी है, जैसे जैसे उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी मतलब एजुकेशन कंडीशन क्या है, या फिर उसकी सांस्कृतिक कंडीशन क्या है, और उसकी मेंटल मेंटल उसकी स्थिति क्या है। मतलब यहाँ पे हमको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट समय, मतलब जो कहने वाला है उसके पास समय कितना है, जो सुनने वाला है उसके पास समय कितना है। तो मतलब ये चीज़ भी यहाँ पे डिपेंड करेगी। एटलस यदि हम देखें तो जो भाषा है वो सूचना का आदान प्रदान का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसके थ्रू ही हम अपने भाव विचारों को एक दूसरे तक भेजते हैं। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर। अब करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। ये देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 6, संवाद कला के विभिन्न पक्ष। आपको पता है कि जो दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। और बोलने वाला वक्ता होता है और सुनने वाला श्रोता होता है, वही सेंडर और रिसीवर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये वाली बुक हमारी बहुत ईजी रहने वाली है, इसमें मुश्किल नहीं है, तो इसलिए इसको आप एक बार पढ़ लोगे तो उससे ही आपका काम चल जाएगा एग्जाम में। बात करें संवाद के स्वरूप की, संवाद का स्वरूप कैसा होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपस में बातचीत से संवाद कायम होता है। संवाद जो होता है वो संप्रेषण का बेस होता है, उसका आधार होता है। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है, उसकी माँ, उसका जो फैमिली है, वो अपने सोसाइटी से भाषा को सीखता है। वो स्कूल में जाता है तो वहाँ पे वो फॉर्मल कन्वर्सेशन करना सीखता है। इसके बाद बच्चे मतलब लिखित भाषा के क्रम में पत्र लेखन, निबंध लेखन और प्रश्नोत्तर आदि का भी अभ्यास करने लगता है। तो यहाँ पे बताया हमने संवाद का स्वरूप। नेक्स्ट है संवाद का वर्गीकरण। यदि हम देखते तो इसके प्रकार हम देखें तो यहाँ पे 2 टाइप्स में बता रखा है, वक्ता श्रोता की संख्या के आधार पर। दूसरा है सामाजिक परिवेश और सामाजिक भूमिका के आधार पर। तब यहाँ पे इसके 2 टाइप्स है, व्यक्तिगत और सामूहिक संवाद। मतलब तो वही होगी पर्सनल, मतलब जो हम वो कन्वर्सेशन करेंगे तो, और ये हमारा ग्रुप वाला कन्वर्सेशन हो गया। ये औपचारिक संवाद मतलब वही फॉर्मल वाला, और ये हमारा मतलब फॉर्मल कन्वर्सेशन, और ये हमारा इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। ये इसके टाइप हो गए हैं, संवाद के टाइप। देखिए, ये संवाद की संरचना, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे हम, क्या स्ट्रक्चर होता है कन्वर्सेशन का। सबसे पहले मतलब स्टार्ट होता है, संवाद का प्रारंभ होता है। प्रारंभ करते हैं वो कहीं से भी हो सकता है। जैसे मतलब कोई आपके घर में आ गया तो आप उससे हाई हेलो करोगे तो मतलब वहाँ से भी मतलब संवाद का स्टार्टिंग हो जाती है। श्रोता संवाद का मध्य है, मतलब मध्य में जो मतलब क्या, मतलब कौन बोल रहा है, किस विषय पर चर्चा हो रही है, निर्णय कैसे पहुँचा जाए, मतलब ये चीज़ सारी होती हैं जो मतलब संवाद के मिड मिड में आती हैं। तो देख लेना, ईजी है, ईजी रहेगा, बहुत ईजी था वो, इसलिए मैंने उसको आपको बताया नहीं है, उसको आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है संवाद का अंत। आपको पता है लास्ट में मतलब संवाद का हमको अंत करना होता है लास्ट में, जैसे हाय हेलो कर बाय बाय करके हम मतलब एंड कर देते कन्वर्सेशन का। इसके लिए कुछ अन्य युक्तियाँ बता रखी हैं, कुछ यहाँ पे टेक्निक्स बता रखी हैं कि अपनी बात प्रारंभ के लिए करने के लिए भी हम संवाद का यूज़ करते हैं, विषय बदलने के लिए भी, अपनी बात की पुष्टि करने के लिए भी, अपनी बात का सार कहने के लिए, अपनी बात का विस्तार कराने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे संवाद की कुछ औपचारिकताएं होती, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे अभिवादन करना किसी का, परिचय कराना, संबोधन कराना, धन्यवाद ज्ञापन और विदा लेना। यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं संवाद के लिए। संवाद की प्रक्रिया क्या होती है या पढ़ लेना, ये भी टॉपिक ईजी रहेगा। ईजी है तो इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ इसको। यहाँ पे संवाद की भाषा शैली कैसे होनी चाहिए, यहाँ पे ये बता रखा है। यहाँ पे तो संवाद की जो भाषा होती है वो आयु, पद, लिंग, शिक्षा, बहुत सारे मतलब फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जो मतलब भाषा शैली होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू रिसीवर होनी चाहिए। जो सुनने वाला है यदि उसको समझ में नहीं आएगी तो मतलब क्या फिर कन्वर्सेशन होएगी। तो मतलब जो रिसीवर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भाषा हमारी होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये कन्वर्सेशन है, डॉक्टर की है और एक पेशेंट की है।
तो मतलब ये हमारी कन्वर्सेशन है। तो इसमें मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डाला है, ये संवाद का मतलब आप सबके लिए। तो इसको आप देख लेना एक बार, ये भी ईजी है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये भी यहाँ पे एक संवाद का मतलब, यहाँ पे संवाद का आरंभ कैसे होता है, संवाद का मध्य क्या पॉइंट क्या होगा, और संवाद का मध्य पॉइंट क्या होगा। ये वैसे मध्य नहीं, ये इसका मतलब ये इसका अंत है, मतलब ये इसका एंडिंग पॉइंट है, संवाद का अंत। मतलब यहाँ पे मैंने फॉर्मेट डाल रखा है पूरा, किस टाइप से संवाद हमको लिखना होता है यदि पेपर में आ जाए तो इस टाइप से मैंने ये लिखा है आप सबके लिए। इसको आप देख लेना एक बार अच्छे से। ईजी है, ईजी है, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी बुक है हमारी ये वाली। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 7, पत्र लेखन औपचारिक। औपचारिक पत्र क्या होता है आप सबको पता है, फॉर्मल लेटर्स जो हम लिखते हैं, जो कि हम जैसे सरकारी या कार्यालय स्तर पर ऑफिशियल लेवल पर जो हम भी लेटर लिखते हैं, वो हमारे सब औपचारिक पत्र में आते हैं। तो हम इसके पत्रों के प्रकार की बात करें तो जैसे आवेदन पत्र हो गया, शुल्क मुक्त के लिए प्रार्थना पत्र हो गया, किसी प्रकार का सामान मंगवाने के लिए हो गया, संपादक के नाम पत्र हो गया, शिकायती पत्र हो गया, व्यावसायिक पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, बधाई पत्र हो गया, संवेदना पत्र होगा, सरकारी पत्र हो गया, या फिर अर्ध सरकारी पत्र होगा। मतलब ये सारे टाइप हमारे औपचारिक पत्र के। जब हम देखें संपादक के नाम पत्र, तो जैसे मतलब कोई भी हमको समस्या हो या फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो हम पत्र लिखते हैं, तो वो हमारे संपादक के नाम पत्र होते हैं ये। जैसे ये देखिए, संपादक के नाम पत्र कैसे लिखेंगे, जो ये चीज़ होती है ये अब तो इस साइड आने लग गई, यहाँ पे लिखना होता है इसको हमेशा बाई साइड। तो यहाँ पे लिखना, जैसे संपादक के नाम पत्र ही है, इसको पढ़ लेना आप। ये हमारा इजी टॉपिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल टाइप में डाल रखा है ये, कि आपके लिए इजी हो जाए। ध्यान से देखें, यदि आप इसको एक बार देख भी लोगे तो आपके समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि हमने बहुत सारे पत्र लिख भी रखे होंगे अपनी लाइफ में। तो ये इजी टॉपिक रहेगा हमारे लिए ये, इसको आप देख लेना। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे और एग्जाम्पल डाल रखा है, औपचारिक पत्र का प्रारूप, जो कि प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो ये भी उसका एक फॉर्मेट है। इसके अलावा ये देखिए, ये भी एक व्यावसायिक पत्र है, इसका मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डाला है कि किस टाइप से लिखना है, ये भी आप देख लेना एक बार। इसके अलावा ये देखिए आगे, आवेदन पत्र क्या होते हैं। आवेदन पत्र ऐसे पत्र होते हैं जिनमें पत्र लिखने वाला किसी बात के लिए उस व्यक्ति से प्रार्थना करता है, ये मतलब आवेदन करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो वही होता है आवेदन पत्र। जैसे किसी पद के प्राप्ति के लिए पत्र भेजना, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, शुल्क मुक्त के लिए प्रार्थना पत्र। मतलब ये सारे हो गए हमारे क्या, आवेदन पत्र। बात करें तो व्यावसायिक पत्र की, तो जो हम मतलब जो जैसे एक फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री को भेज रही है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को भेज रही है, तो मतलब ये सब क्या है, ये व्यावसायिक पत्र हैं। तो मतलब किन कार्यों से लिखे जाते हैं व्यावसायिक पत्र, आप सबको पता है। जैसे मूल्य जानने के लिए, प्राइस क्या है, मूल्य व सामग्री सूची मंगाने के लिए, भुगतान के लिए, मतलब ये यहाँ पे कुछ रीजंस है जिसलिए पत्र लिखे जाते हैं। देखिए सरकारी पत्र, सरकारी पत्र आपको पता है जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को लिखता है, या फिर मतलब एक ऑफिस दूसरे ऑफिस को लिखता है, तो वही होते हैं हमारे सरकारी पत्र। जैसे कि इसके एग्जाम्पल दे रखे, जैसे कार्यालय कार्यालय ज्ञापन हो गया, परिपत्र हो गया, कार्यालय आदेश हो गया, मतलब अधिसूचना हो गया, नीलामी सूचना हो गया, ये सब किस में आएंगे, सरकारी पत्र में आएंगे ये सब हमारे। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ये एक सरकारी पत्र है जिसका मैंने यहाँ पे फॉर्मेट डाला है, ये देख लेना आप एक बार। मतलब जो ये यहाँ पे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसके दो मतलब उसके थ्रू ये भेजा जा रहा है। और ये मतलब ये भेज किसको रहे हैं, ये यहाँ पे मतलब दूसरे सरकार को, मतलब असम सरकार को, राज्य सरकार, मतलब जो डिपार्टमेंट है ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो असम सरकार को भेज रहा है ये वाला पत्र, कि हमें सामान भेज दिया है। और आप इसको अच्छे से इसकी मतलब जानकारी ले लेना, इस टाइप में ये पत्र भेजा गया, तो इसको भी आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट देखिए, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। सबको पता है इनफॉर्मल लेटर्स जो हम लिखते हैं, कि भाई अपनी छोटे भाई को लिख दिया, बड़ी बहन को लिख दिया, तो इस तरह से ये हमारे हो गए अनौपचारिक पत्र।
जैसे कि निमंत्रण पत्र हो जाते हैं, बधाई पत्र हो जाता है, संवेदना पत्र हो गए, मतलब ये सब हमारे इसमें आएंगे अनौपचारिक पत्र में। कहते हैं अर्ध सरकारी पत्र की। जो अर्ध सरकारी पत्र होता है वो सरकारी अधिकारियों के परस्पर पत्र व्यवहार या सूचना मंगवाने या भेजने के लिए लिखे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी अधीनस्थ कार्यालय से अपेक्षित सूचनाएं तत्काल मंगवा रहे, मतलब कि हमको कुछ अर्जेंट में हमको रिपोर्ट चाहिए है तो तब हम लिखेंगे अर्ध सरकारी पत्र। ये देखिए, ये तो है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है, इसको आप देख लेना, ये ईजी होता है। नेक्स्ट ये है अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप। एग्जामिनर आपसे कोई भी टॉपिक दे के आपसे पूछ सकता है कि मतलब टॉपिक आपको दे देगा कि अर्ध सरकारी पत्र लिखिए, अनौपचारिक पत्र लिखिए, औपचारिक पत्र लिखिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको फॉर्मेट दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे एग्ज़ाम टाइम पे। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। चैप्टर टोटल हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये है हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है संचार के लिए लेखन। तो फर्स्ट संचार क्या होता है वही आपको बताया था मैंने। संचार क्या होता है? आगे बढ़ना, फैलाना, मतलब विभिन्न प्रकार के संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही हमारा संचार कहलाता है। बात करें जनसंचार की, तो जनसंचार अंग्रेजी के मास एवं कम्युनिकेशन शब्द का पर्यायवाची है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कम्युनियस से हुई है। इसका मतलब है किसी वस्तु या विषय का सबके लिए साझा होना, अर्थात अपने भावों, विचारों, जानकारी को दूसरे तक भेजना ही हमारा क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। बात करें जनसंचार माध्यमों के स्वरूप की, तो इसमें मुख्य समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, कंप्यूटर आदि आते हैं। देखो यहाँ पे कुछ मतलब इनको तीन वर्गों में यहाँ पे कैटेगराइज कर रखा है। शब्द संचार माध्यम या मुद्रण माध्यम, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं या पुस्तक, ये हो गया हमारा मुद्रण माध्यम। नेक्स्ट है श्रव्य संचार माध्यम, से रेडियो, ऑडियो कैसेट, टेप रिकॉर्डर। बात करें दृश्य की, टेलीविज़न, वीडियो कैसेट या फिल्म, ये सारे आ जाएंगे हमारे दृश्य में, और साथ साथ ही हमारे दृश्य श्रव्य में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें फर्स्ट जो मुद्रित माध्यम है वो क्या होता है? मुद्रित यानी वही प्रिंटेड में जो आपको पता होता है, जो हम लिख के मतलब वो करते हैं, वही होता है हमारा मुद्रित माध्यम। इसके थ्रू हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देखिए, श्रव्य माध्यम, वही मतलब जो बोल के जो हम सुनते हैं, जैसे मतलब जो सेंटर उसने बोला और मतलब हमने सुन लिया, तो मतलब इसको सिर्फ हम सुन सकते हैं। जैसे जैसे रेडियो इसका एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू मतलब हम जानकारियों को प्राप्त करते हैं। तो श्रव्य माध्यम उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, वार्ता, समाचार और नाटक। ये भी हमारा इजी, इसको देख लेना। थर्ड है दृश्य माध्यम, जिनको हम देखते हैं, जैसे चित्र, मूर्तिकला, वास्तुकला, तो ये सब हमारे क्या है? दृश्य माध्यम है। जो जनसंचार की भाषा होती है वो डिपेंड करती है कि हम मुद्रित भाषा में की बात कर रहे हैं या हम श्रव्य की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको देख लेना। यहाँ पे मुद्रित भाषा के लिए अलग भाषा यूज़ की जाएगी, मतलब थोड़ा डिफरेंस रहेगा लैंग्वेज में जो हम इसको करेंगे। जैसे कि श्रव्य माध्यमों की भाषा में भी डिफरेंस रहेगा और दृश्य भाषा की उसमें भी डिफरेंस रहेगा। जनसंचार माध्यमों में भाषा का महत्व क्या होता है, ये भी इजी, इसको भी आप पढ़ लेना एक बार। यहाँ पे देखिए, संचार और शिल्प का भाषा पर प्रभाव, कि मतलब क्या प्रभाव पड़ता है संचार का और शिल्प का भाषा पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आप सबको पता है कि सभी संचार माध्यमों का अपना एक शिल्प होता है, अपना एक लिखने का तरीका होता है। जैसे रेडियो नाटक का शिल्प रंगमंच पर खिले जाने वाले नाटक से भिन्न होता है। तो एक तो मतलब हम रेडियो पे हम नाटक को सुन रहे हैं, और एक का मतलब पूरे मतलब हम स्टेज पे देख रहे हैं, तो मतलब दोनों की में हमको देखने में हम डिफरेंस में तो मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है ये तो मतलब जो यहाँ पे शिल्प है, जो ढंग है वो अलग है, वो डिफ़र कर रहा है अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसे हम उसको कर रहे हैं संचार के माध्यम के अकॉर्डिंग, वो डिफ़र करेगा। नेक्स्ट है संचार के लिए लेखन। जब हम संचार के लिए लेखन कर रहे हैं तो उससे पहले हमको कुछ बात को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि माध्यम की विशेषता को समझना, मतलब कि हम जिस मीडियम से हम भेज रहे हैं तो उसका हमको ज्ञान होना चाहिए।
उचित भाषा का हमको ज्ञान होना चाहिए, माध्यम की पहुंच की जानकारी भी हमको होनी चाहिए, और माध्यम विधा लेखन की जानकारी भी हमको होनी चाहिए, और भाषा में दक्षता व कुशलता भी होनी चाहिए। तो संचार का तात्पर्य देखें तो हम क्या है, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही हमारा संचार कहलाता है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य, बहुत सारे हमारे पास इसके माध्यम हो गए हैं। आप हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। इसके अलावा यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं जन संचार माध्यमों के कुछ हम पे स्लाइड्स है। जैसे देखिए रेडियो जो हमारा होता है वो हमारा किस में आएगा, जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं, ये हमारा सिर्फ श्रव्य में आ जाएगा। जो मोबाइल फ़ोन होता है वो हमारा श्रव्य दृश्य दोनों में आएगा, और न्यूज़पेपर हमारा सिर्फ दृश्य में आएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे रेडियो वही हमारा श्रव्य में, यही है हमारा दृश्य में, इंटरनेट हमारे श्रव्य दृश्य में, दोनों में, ये भी श्रव्य दृश्य में और ये भी हमारे श्रव्य दृश्य में, ये हमारे क्या है, जन संचार के माध्यम है। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 9। कार्यालय लेखन क्या होती है, रिपोर्ट या कार्यव्रत क्या होता है। ये वाला चैप्टर हमारा थोड़ा मुश्किल है, एक बार ध्यान से देख लेंगे तो हमको समझ में आराम से आ जाएगा। जो कार्यालय लेखन होता है उससे हमारा क्या हमारा तात्पर्य है कि कार्यालय में लेखन से संपन्न होने वाला कार्य है। जो हमारे ऑफिस है उसमें हम रिटर्न फॉर्म से जो कार्य कर रहे हैं तो वही हमारा कार्यालय लेखन है। दूसरे शब्दों में कार्यालय में लिखित रूप से दर्ज किया जाने वाला कार्य कार्यालय लेखन कार्य कहलाता है। जो भी हम ऑफिस में रिटर्न फॉर्म में जो भी हम काम लिख के रख देते हैं तो वही हमारा कार्यालय लेखन कार्य होता है। प्रत्येक कार्यालय के संदर्भ में लेखन प्रक्रिया भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे डाक विभाग में लेखन प्रक्रिया भिन्न होगी, जो LIC वाले में भिन्न होगी। तो इस प्रकार का पत्राचार, टिप्पण, आलेखन, संक्षेपण आदि कार्य लेखन प्रक्रिया में ही आते हैं। जो यहाँ पे वर्ड्स हैं इनको कार्यालय लेखन में ही यूज़ किया जाता है। हम देखें तो कार्यालय लेखन में भाषा का क्या महत्व होता है। कार्यालय लेखन में भावों की नहीं अपितु तथ्यों की अभिव्यक्ति को महत्व दिया जाता है। जब हम ऑफिशियल राइटिंग की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इमोशंस को नहीं देखा जाता, वहाँ पे सिर्फ काम को देखा जाता है, वहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स को देखा जाता है। सेकंड है, कार्यालयों में विविध कार्यों में काम आने वाली भाषा का स्वरूप अलग होने से उसके प्रयोग का स्वरूप निखरता है। कि वहाँ पे जिस लैंग्वेज में मोस्टली काम हो रहा है उसके थ्रू ही उस यूज़ का उस भाषा के यूज़ का वहाँ पे हमको एक अच्छा रूप देखने को मिलेगा। जिस विशेष क्षेत्र में भाषा का प्रयोग बढ़ता जा रहा है उस क्षेत्र की विशिष्ट भाषा बन जाती है। जैसे कि मोमडन एरिया है जो वहाँ पे ऑफिस है वहाँ के वो मोस्टली उर्दू वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ की एक विशिष्ट भाषा, वहाँ की एक स्पेसिफिक भाषा बन जाती है। कार्यालय के प्रत्येक क्षेत्र की शब्दावली पृथक होती है जिसको रजिस्टर कहा जाता है। ये वर्ड मैंने आपको बताया भी था, इंग्लिश में बताया मैंने, डोमेन और रजिस्टर क्या होते हैं। तो यही वही रजिस्टर है कि जैसे डोमेन में जो हमने लैंग्वेज की यूज़ की थी ना, वही ये रजिस्टर है। जो हम भाषा यूज़ कर रहे हैं एक स्पेसिफिक जगह पे तो वही हमारा रजिस्टर होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्यालय के जिस विभाग में कार्यरत हो उसकी विशेष शब्दावली तत्सम संबंधी प्रयुक्ति पर पहले अधिकार कर लेना चाहिए। जिस लैंग्वेज हमको काम करना हो ऑफिस में तो वो हमको अच्छे से आनी चाहिए। यदि हम बात करें कार्यालय लेखन के मुख्य प्रकारों की तो पत्राचार आता है, टिप्पण आलेखन होता है और संक्षेपण होता है। सबसे पहले है रिपोर्ट या प्रतिवेदन। इस बारे में वो हमसे पूछ सकता है तो इसको अच्छे से देख लेना, टॉपिक इम्पोर्टेंट हमारा रिपोर्ट वाला। तो रिपोर्ट होता क्या है। रिपोर्ट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। यह एक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। भूत अथवा वर्तमान में की विशेष घटनाओं, प्रसंगों या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन कहते हैं। दूसरे शब्दों में वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य, योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो वही प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है या उसे कहते हैं। जो ये रिपोर्ट होती है वो अति शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है, किंतु सारी बातें इसमें हमको देखने को मिल जाती है, जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्रवाई के बारे में जानकारी मिल जाती है। इससे किस कार्य की स्थिति और प्रकृति का सूचना हमको मिल जाती है। कि यदि आप कहीं किसी इवेंट में आप नहीं गए हो
बट एक इंसान ने उसको मतलब उस इवेंट पे रिपोर्ट लिख दी है, मतलब उसको पढ़ के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो मतलब क्या वहाँ पे हुआ होगा, क्या उनकी प्रोसेस रही, तो वो भी चीज़ आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगी रिपोर्ट को पढ़ के। तो यहाँ पे रिपोर्ट के प्रतिवेदन के यहाँ पे कुछ टाइप बता रखे हैं, 3 टाइप: व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, विवरणात्मक प्रतिवेदन। तो यहाँ पे 3 इसके टाइप है, इनको आप देख लेना एक बार अच्छे से, क्योंकि ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको बता ही देती हूँ, ये हमारा इम्पोर्टेंट है ना, इसी वजह से। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, मतलब जो हम अपने जीवन से संबंधित लिखते हैं, मतलब जैसे विद्यार्थी जीवन पर हमने कोई रिपोर्ट लिख दी अपनी, मतलब ये रिपोर्ट्स होती हैं ये हमारी डायरी का भी रूप ले लेती हैं, और ये एक आदर्श रूप नहीं है रिपोर्ट लिखने का। सेकंड है संगठनात्मक प्रतिवेदन। क्या होता है, किसी संस्था, सभा, बैठक में लिखी जाती, इनके बारे में लिखी जाती हैं, और जो ये प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होती है ये मासिक भी हो सकती है, त्रैमासिक भी, और अर्धवार्षिक और वार्षिक भी हो सकती हैं। थर्ड है विवरणात्मक प्रतिवेदन। किसी कार्य, घटना, योजना, स्थिति का प्रतिवेदन विवरणात्मक प्रतिवेदन कहलाता है। जैसे किसी शिविर के आयोजन का, किसी संस्था की वार्षिक उपलब्धियों की रिपोर्ट या फिर प्रतिवेदन। प्रतिवेदन को यहाँ बड़ी ईमानदारी से विषय का यथार्थ विवरण देना होता है। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मतलब जो यहाँ पे मेन जो ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है वो यही होती है, विवरणात्मक प्रतिवेदन। तो हम प्रतिवेदन की विशेषताओं की बात करें तो प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य जन बातें लिखी जाती हैं। मतलब यहाँ पे क्या हम ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट लिखते टाइम वो चीज़ बता रखी है यहाँ पे क्या उसकी विशेषताएं रहती हैं। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती है, मतलब ये नहीं कि आप स्टार्टिंग में एंडिंग बता रहे हो उसके बाद आप मतलब स्टार्ट कर रहे हो, नहीं, मतलब एक सीक्वेंस होती है, एक क्रम होता है उसको लिखने का। नेक्स्ट है प्रतिवेदन बातें विस्तार में नहीं संक्षेप में लिखी जाती है, मतलब शॉर्ट में लिखना है हमको, और जो लैंग्वेज होगी वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। इसके अलावा सच्ची बातों का इसमें यूज़ करना है, इसमें हमको कल्पना का यूज़ नहीं करना है। मतलब इसके अलावा इसमें घटना, समय आदि का हमको अच्छे से मतलब निष्पक्ष होकर हमको इसका विवरण करना होता है। इसके अलावा जो हमारी रिपोर्ट होती है उसको हमको अनुच्छेदों में भाग देना चाहिए, मतलब कि हमको उसको स्टैंजा में लिखना चाहिए, और उसको हमको एक टाइटल देना चाहिए, मतलब हम हमारे पास उसका एक शीर्षक होना चाहिए, जिससे कि हमको उसका टॉपिक्स क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। नेक्स्ट है कार्यव्रत। क्या होता है, जो कार्यव्रत होता है उसको हम मिनट्स कहते हैं। वो चल रही मीटिंग के दौरान लिखा गया एक ब्यौरा होता है, जिसे प्रोटोकॉल या नोट के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य होता है वो क्या होता है, उपलब्धि और समय सीमा के साथ साथ कौन से कार्य किसे सौंपे गए हैं, ये इसका हिसाब रखा जाता है कार्यव्रत के द्वारा। इसको मिनट्स भी बोला जाता है। कार्यव्रत और कार्यसूची में क्या अंतर होता है, जो कार्यसूची होती है उसको बोलते हैं एजेंडा। इस पर जो चर्चा करेगा वो सदस्य सचिव करेगा, मतलब जो मेंबर है, हेड है उसका, वो करेगा। जो मिनट्स होती हैं कार्यव्रत को बैठक या अध्यक्ष को अनुमोदन के से सदस्य द्वारा किया जाता है। जो मतलब जो हेड होता है किसी मीटिंग का, वो बोलेगा कि हाँ इसको करना है, तो वही उसको मतलब उसकी अध्यक्षता करेगा, उसको देखेगा। नेक्स्ट बैठक की कार्रवाई कैसे की जाती है, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, विभाग, अनुभाग अथवा किसी समिति की बैठक के 3 महत्वपूर्ण घटक देखते हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है अध्यक्ष, सदस्यगण और सदस्य सचिव। यहाँ पे 3 घटक होते हैं, इसको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है कार्यव्रत लेखन प्रक्रिया क्या होती है, मतलब किस टाइप से हम कार्यव्रत लेखन लिखेंगे, वो चीज़ है, देख लेना इसको आप। और कार्यव्रत का वितरण मतलब कैसे, मतलब जो भी हमने लिखा है, जो भी और हमने बनाया है पूरी मीटिंग का, उसका वितरण करना जरूरी है। मतलब हम उसकी जीरोक्स कराएंगे, हम उसकी फ़ोटोकॉपी कराएंगे, और सभी को मतलब जो भी हमारे मेंबर्स थे मीटिंग के, हम सबको बांट देंगे। उसके अलावा यहाँ पे कार्यव्रत की संपुष्टि एक यहाँ पे टॉपिक दे रखा है, मतलब कि जो भी हमारे कार्य जो हमने बनाया है उसका हमको एक मतलब एक अच्छे से उसकी मतलब संपुष्टि, मतलब कहे तो उसका रिस्पॉन्स हमको देना अनिवार्य होता है सबको, ताकि उन सबको पता चले कि हमने किस टाइप से यहाँ पे कार्यव्रत बनाया है। ये देखिए यहाँ पे ये कार्यव्रत का प्रारूप है, किस मीटिंग में क्या क्या काम हुआ था, ये इसका प्रारूप है, इसको आप देख लेना तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए ये भी यहाँ पे फॉर्मेट बता रखा है कार्यव्रत का, कि किस टाइप से यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा
मिनट्स का जो हम बनाते हैं वो। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 10, सृजनात्मक लेखन की भाषा, मतलब कैसे होनी चाहिए उसकी भाषा, ये चीज़ें यहाँ पे रहेगी इस वाले में। तो सबसे पहले तो सृजनात्मक लेखन होता क्या है। सृजनात्मक लेखन अर्थात नूतन निर्माण की संकल्पना, प्रतिभा एवं शक्ति से निर्मित पदार्थ या लेख। सृजनात्मक लेखन को हम क्रिएटिव राइटिंग भी बोल सकते हैं। मतलब जो ये कल्पना या जो नव सृजन की वह जीवनी शक्ति जो कलाकारों, कवियों, वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों में पाई जाती है। सृजनात्मक लेखन में शब्द अपने संदर्भ के साथ साथ अर्थ की अनेक छायाओं को रचते हैं। वे किसी निश्चित सीमा में रूढ़ नहीं होते हैं। मतलब जो क्रिएटिव जो मैन होते हैं वो मतलब ये नहीं है कि जो बता दे टॉपिक तो वो सिर्फ उसी पे लिखेंगे, कोई बाउंडेशन नहीं है। वो मतलब वो सीमाओं से परे होते हैं, जो चाहते हैं वो वही करते हैं। तो यहाँ पे सृजनात्मक लेखन के यहाँ पे रूप बता रखे हैं। फर्स्ट है गद्य लेखन। गद्य लेखन आपको पता है, जैसे कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, ये सारे गद्य में आते हैं। दूसरा है पद लेखन, जैसे पद में कविता, गीत, गाना, मुक्तक आदि इसमें पद लेखन में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखी है सृजनात्मक लेखन की भाषा कैसे होनी चाहिए। मतलब कि भाषा कैसे होनी चाहिए। सृजनात्मक भाषा संवेदना रूपी होनी चाहिए, परंपरागत नहीं परंतु आधुनिक होती है, मतलब होनी चाहिए। इसे मतलब ये यथार्थता को भी होना चाहिए इस भाषा में। और ये ऐसी भाषा होनी चाहिए कि जो कि अमूर्त भाव को जो मूर्त बना दे, ऐसी क्षमता इसकी भाषा में होनी चाहिए। आगे बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा, ये जो टॉपिक है ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखित भाषा और साहित्य की भाषा, ये टॉपिक भी हो जाएगा इजी। ये वाला टॉपिक भी हमारा बता रखा है यहाँ पे। सृजनात्मक लेखन की भाषा के विविध रूप, कौन कौन से यहाँ पे रूप होते हैं देख लेना, ये भी ईजी है। जैसे फीचर की भाषा, ये तो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ। फीचर का सामान्य अर्थ होता है किसी प्रकरण संबंधी विषय पर प्रकाशित आलेख। मतलब कोई टॉपिक है उस पर हम किस टाइप से लिख रहे हैं तो वही हमारा फीचर होता है। फीचर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित वह विशिष्ट आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है। मतलब कि किसी भी मतलब इवेंट के ऊपर जो भी हम एक इंटरटेनिंग वे से जो हम लिखते हैं तो वही हमारा फीचर कहलाता है। नेक्स्ट है निबंध की भाषा, आपको पता होता है निबंध सब ने लिखेंगे कैसे उसकी भाषा होनी चाहिए। कहानी की भाषा, ये भी इजी टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट है सृजनात्मक लेखन की भाषा का क्या महत्व होता है, ये भी इजी, इसको देख लेना, एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट है भाषा का शिल्प से संबंध, बताता है शिल्प क्या होता है, एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, तो ये भी इजी हो जाएगा, देख लेना इसको आप एक बार। वही ये क्रिएटिव राइटिंग मतलब सृजनात्मक लेखन। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11, व्यक्तिगत लेखन की भाषा, मतलब जो हम पर्सनल राइटिंग, मतलब व्यक्तिगत लेखन एक ऐसा विशिष्ट लेखन होता है जिसमें लेखक अपने भावों, अनुभवों और अपने जीवन संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डालता है। मतलब यदि हम डायरी राइटिंग लिखते हैं, यदि हम डायरी लिख रहे हैं, मतलब वो हमारा क्या है, वो हमारा पर्सनल राइटिंग है। वो हमारे लिए कुछ विशेषताएं होती है, जैसे वो किसी सत्य घटना के बारे में हमको मतलब वर्णन करते हैं, मतलब तथ्य को रखा जाता है, भाषा वही सरल सहज होती है, अभिव्यक्ति पर विशेष बल दिया जाता है, अतीत की बातों को बताते हैं। तो मतलब ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं व्यक्तिगत लेखन की। नेक्स्ट इसकी बहुत सारी विधाएं होती है, जैसे आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जो इंसान खुद के बारे में खुद ही लिखता है, वो होती है मेरी आत्मकथा। ये देखिए अग्नि की उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है खुद के बारे में ही, मतलब ये उनकी क्या है, ये उनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है।
नेक्स्ट ये देखिए, ये भी महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने खुद के लिए खुद ही लिखी है। नेक्स्ट देखिए, आत्मकथा की भाषा कैसे होनी चाहिए, वहीं वर्णनात्मक होनी चाहिए, हास्य व्यंग शैली होनी चाहिए, सरल सहज होनी चाहिए। नेक्स्ट है संस्मरण। संस्मरण क्या होते हैं, जब लेखक किसी व्यक्ति के संपर्क में आकर उससे संबंधित बातों का वर्णन करता है तो उसे ही संस्मरण कहते हैं। संस्मरण में जीवन के किसी महत्वपूर्ण भाग या घटना का संदर्भ होता है। जो संस्मरण की भाषा होती है वो कैसे होनी चाहिए, विवरणात्मक होनी चाहिए, अलंकारिक होनी चाहिए, आत्मनिष्ठ होनी चाहिए और वर्णन प्रधान विधा का प्रयोग उसमें करना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये महापुरुषों के संस्मरण नामक ये बुक है जो कि विश्वनाथ ने लिखी है, तो मतलब ये संस्मरण वाली बुक है। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी संस्मरण है, जो सत्य कहूँ तो एक सन्यासी के संस्मरण है जो कि ओम स्वामी ने लिखी है। तो मतलब ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स हो गए संस्मरण के। नेक्स्ट देखिए, डायरी लेखन था ना, डायरी लेखन क्या होता है, उसको पता है डायरी लेखन क्या होता है। इसकी भाषा निजता होनी चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ होनी चाहिए, सरल सहज भाषा इसमें हमको यूज़ करनी चाहिए। मतलब ये हमारा डायरी लेखन, और ये हमारा है डायरी लेखन का प्रारूप कि किस टाइप से हम डायरी को लिखेंगे, ये इसका प्रारूप है, इसको आप देख लेना एक बार अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यात्रा वृत्तांत। वही जब जो लेखक होता है किसी स्थान की यात्रा करता है उसके बारे में जो वो लिखता है वही हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा यात्रा वृत्तांत। इसकी भाषा होती है वो आत्मीयता होनी चाहिए, उसमें रोचकता होनी चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और संवेदनशील होनी चाहिए। उसकी भाषा किसकी, यात्रा वृत्तांत की होनी चाहिए ऐसी भाषा। तो ये देखिए, जैसे यात्रा वृत्तांत है ये मेरे चुनिंदा यात्रा वृत्तांत, ये प्रताप सहगल ने लिखी है। ये यात्रा वृत्तांत पे ये एक बुक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक मतलब यात्रा वृत्तांत है, चलो चले कैलाश, जो ये है ये ऋषभ भरावा ने लिखी है। इसके अलावा अब हमारा चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, भाषा के लिए लेखन। सबसे पहले भाषा के कार्य और भाषा भेद बता रखे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए इजीली हो जाएगा, पढ़ लेना बस एक बार, उससे ज़्यादा इसको हमको जानने की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। नेक्स्ट है भाषा के भेद। भाषा भेद का निर्धारण भाषा प्रकार के आधार पर करते हुए प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक हैलिडे ने निम्न वर्ग बताए। मतलब हैलिडे जो वैज्ञानिक उन्होंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे वर्ग बताए हैं। वार्ता का क्षेत्र क्या है, वार्ता का प्रकार क्या है, वार्ता शैली क्या है और वार्ता के लिए घटक क्या है, यहाँ पे इन्होंने कुछ बताए हैं। तो इनका एक बार आप अच्छे से देख लेना। इसमें फर्स्ट है प्रयोक्ति। प्रयोक्ति क्या होती है, प्रयोक्ति भाषा की वह इकाई है जो वाक्य से बड़ी होती है तथा जिसके कथ्य में आंतरिक संयोजन तथा वाक्य में संदर्भपरक तथा तर्कपूर्ण अनुक्रम होता है। तो ये भौतिक भाषा की एक इकाई होती है प्रयोक्ति, जो कि वाक्य से थोड़ी सी बड़ी होती है। तो ध्यान रखना इसको, प्रयोक्ति क्या होती है। नेक्स्ट है भाषण की भाषा और उसका लेखन। जो भाषण और उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, उसका लेखन कैसा होना चाहिए। पता है भाषण क्या होता है, जो स्पीच हम देते हैं वो। तो मतलब इसकी बात यदि हम उसको लिख रहे हैं तो उसके लिए हम किन बात का ध्यान रखेंगे, ग्रामर का ध्यान रखेंगे, क्लियरिटी का ध्यान रखेंगे और हम प्रभावशीलता का ध्यान रखेंगे। जैसे देखिए भाषण कला द्वारा आत्म विकास करें, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। तो मतलब भाषण कला जो होती है वो बहुत ही अच्छी कला होती है। यदि आप अच्छे अच्छे तरीके से बोल पाते हो तो मतलब आप भाषण कला में निपुण हो। इसके अलावा नेक्स्ट है समाचार की भाषा और उसका लेखन। समाचार की भाषा कैसे होनी चाहिए, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है हमसे वो। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ बता रखा है कि किस टाइप से हमको कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जिनका यूज़ करके हम अच्छा समाचार पत्र हम उसके बारे में लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट है
संक्षिप्तता मतलब शॉर्ट में लिखें। संदेश में जो मैसेज उसमें नयापन होना चाहिए, आश्चर्यजनक भी होना चाहिए, जनता को उत्तेजित या प्रेरित करने वाला भी होना चाहिए समाचार पत्र। उसमें निकटता भी होनी चाहिए, मतलब कि मतलब जो रीडर है उसको ये लगे हाँ मैं इसको मतलब नोन है ये टॉपिक मेरे से, मतलब इस टाइप से उसमें कुछ निकटता भी होनी चाहिए, निष्पक्षता भी होनी चाहिए और इसमें यथार्थता भी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये समाचार पत्र की स्लाइड है, बहुत सारे समाचार पत्र है हमारे इंडिया में। इसके अलावा फिर है वाद विवाद। सबको पता है मतलब डिबेट मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था, ये वाद विवाद तो वही हमारे हिंदी में है। हम देखें तो इसके अंदर कुछ मतलब जो वाद विवाद है उसके लिए कुछ उसमें कुछ दक्षताएं होनी चाहिए, जैसे कि भाषा प्रयोग की दक्षता जिसमें कि तार्किकता, प्रभावशीलता और पूर्ण आ जाएगा। सेकंड संप्रेषण सामर्थ्य होना चाहिए, मतलब कथनों आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए संप्रेषण करते टाइम। थर्ड है संवाद सामर्थ्य भी होना चाहिए, मतलब प्रभावशील प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, प्रारंभ और अंत भी उसका बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। इससे देखिए वार्तालाप क्या होती है, आप सबको बताया कि जब दो इंसान बैठ के बातें कर रहे होते हैं वही हमारी क्या होती है, वार्तालाप होती है। नेक्स्ट ये देखिए ये यहाँ पे डिबेट हो रहा है, तो वो अपने अपने फेवर में या डिसफेवर में वो अपने अपने व्यूज़ यहाँ पे रख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे वही वार्तालाप की भाषा कैसे होनी चाहिए, वार्तालाप की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो रिसीवर है सुनने वाला जिसको समझ में आ जाए, ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए वार्तालाप की। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं एक शॉर्ट्स डालूंगी जिससे मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। तो ये बुक हमारी इजी बुक है, इजीली हमसे हो जाएगी। यदि एक बार बस हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी हम इसको इजीली से आराम से कर जाएंगे इस वाली बुक को। ये हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब हमारा एग्ज़ाम 100 मार्क्स होगा इस वाली बुक का, वही हमको 3 आवर्स मिलेंगे। क्वेश्चन हमसे 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मैंने आपको बताया था 10 मार्क्स में हमको मिनिमम मतलब मैक्सिमम हमको 2 पेज भरने होते हैं अपनी आंसर बुकलेट के। तो ये हमारी बुक मैंने आपको कंप्लीट करा दी है आज, BSDLA 137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वाली वीडियो। थैंक यू एवरीवन।